तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे सब्जेक्ट बायोस्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 10 है। बीएसएन 6 सेमेस्टर, पोस्ट आर एन सेकेंड सेमेस्टर, टी टेस्ट फॉर 2 सैम्पल इंडिपेंडेंट। तो आज का लेक्चर जो है इंतहाई सिंपल लेक्चर है, और कल वाला जो लेक्चर हमने पढ़ा था, जिन जिनको समझ आ गई है तो आज का लेक्चर जो है उनके लिए पानी की तरह आसान होगा। कल वाले लेक्चर में हमने जितनी भी बातें की थी, तो वो सिर्फ एक सैंपल के बारे में हम बात कर रहे थे। उन्हीं बातों को आपने अब अप्लाई करना है 2 सैंपल पर, ठीक है। 2 सैंपल के लिए अब हम वही तमाम बातें जो है दोहराएंगे, उसको रिपीट करेंगे और इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज का जो लेक्चर है वो इंतहाई सिंपल है, इंतहाई आसान है। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी इसको समझने में। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम मंदरजैल चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कल वाले लेक्चर को जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, तो उनके लिए ये वाला लेक्चर जो है, आज का लेक्चर जो है इंतहाई सिंपल होगा, आसान होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों हम टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज़ करते हैं और किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, तो इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ जो टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल है, इसके एजम्पशन को डिस्कस करेंगे और इसके जो मेजर एजम्पशन है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। इसी तरह से टू इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट को यूज़ करते हुए हम किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, आपके माइंड में आएगा। ज़ाहिरी बात है, जब एक चीज़ नहीं आती है तो उसके बारे में हमारे माइंड में क्वेश्चन सवालात जो है वो पैदा होते रहते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल। टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इसको समझना आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको वन सैंपल के बारे में मैंने आपको बताया था कि टी टेस्ट फॉर वन सैंपल के लिए हम जो टी टेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ठीक है, इसके पीछे हमारा पर्पस क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह से टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए हम जो टी टेस्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, और इसके साथ साथ टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल कहते किसे है, इसको समझना ज़रूरी है। डिफिनीशन आपको दी गई है, इसमें कहते हैं कि द टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड used to determine if there is a significant difference between the mean of two separate group is called t-test for two independent sample। t-test for two independent sample बेसिकली ये हमारे साथ एक स्टेटिस्टिकल मेथड है। स्टेटिस्टिकल मेथड से मुराद ये है कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम सैंपल के जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं उसको हम यूज़ करते हुए क्या करते हैं, जो हमारे साथ दो अलग ग्रुप होते हैं, दो अलग ग्रुप होते हैं, उन दो अलग ग्रुप के जो मीन होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। किस मकसद के लिए कंपेयर करते हैं, इस मकसद के लिए कंपेयर करते हैं कि हमारे साथ जो दो ग्रुप है अलग अलग, इन दोनों ग्रुप के जो मीन डेटा हमारे पास आया हुआ है, तो आया ये मीन डेटा एक दूसरे के साथ रिलेट करता है या एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसको जानने के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई डिफिनीशन की। It assesses whether the mean of these groups are statistically different from each other or if any observed difference could be due to chance। अब इस टेस्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, इस टेस्ट के ज़रिए हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो दो
अलग अलग ग्रुप हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों ग्रुप के जो मीन्स है, आया वो मीन एक दूसरे से मुख्तलिफ है या नहीं, आया इनके दरमियान डिफरेंस है या नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो इस चीज़ को मालूम करने के लिए हम जो टेस्ट यूज़ करते हैं, तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, उस टेस्ट को हम टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल कहते हैं। इट इज commonly used in research to compare the mean of variables measured from two distinct group। जाहिर बात है इस तरह के जो टेस्ट होते हैं इसको हम ज़्यादातर रिसर्चेज में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो दो मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, तो उन दो मुख्तलिफ ग्रुप के हमारे पास जो मीन डेटा आया हुआ होता है, तो उस मीन डेटा को एक दूसरे के साथ फिर हम कंपेयर करते हैं, और इसी तरह से इसके ज़रिए फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो दो ग्रुप है ये एक दूसरे के साथ इसका कोई रिलेशन है या नहीं, या दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, अलग अलग है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल कहते हैं। इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को? मज़ीद आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो टी टेस्ट है ये हम इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, दो ग्रुप्स के दरमियान जितनी भी डिफरेंसेस होती है या सिमिलरिटी होती है उसको हम कंपेयर करते हैं। मतलब टू ग्रुप के जो मीन डेटा होता है उसको कंपेयर करते हुए दो ग्रुप के दरमियान अगर कोई रिलेशन हो उसको मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो इस टू टेस्ट हमारे पास जो टी टेस्ट होता है टू इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए, तो इसके हमारे पास कुछ एजम्पशन है। वो एजम्पशन जो है हमें लाजमी तौर पर जो है याद रखने होंगे, और वो एजम्पशन क्या है, वो एजम्पशन आपके पास दिए गए हैं। पहला एजम्पशन ये है, मतलब पहली बात इसमें ये की गई है कि द सैंपल हैव बीन रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। पहली बात का मतलब ये है कि जब भी हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के लिए, तो हमारे पास जो सैंपल होंगे वो दो अलग अलग पॉपुलेशन से हम क्या करेंगे, उसको रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि एक ही पॉपुलेशन है और एक ही पॉपुलेशन से आप एक सैंपल को जो है उठा ले और फिर उसी पॉपुलेशन से आप दूसरी सैंपल को उठा ले। इस तरह से आपने नहीं करना होगा, बल्कि आपके पास एक पॉपुलेशन होगी, ठीक है। उस एक पॉपुलेशन से आपने एक सैंपल जो है रैंडमली क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, और इसी तरह से दूसरा पॉपुलेशन आपने जो है उससे फिर एक सैंपल जो है आपने रैंडमली क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से आपके पास जो दो सैंपल आएंगे, ठीक है, तो वो फिर एक दूसरे पर जो है इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। मतलब एक दूसरे पर वो डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि दोनों मुख्तलिफ ग्रुप से, मुख्तलिफ पॉपुलेशन से हमने उसको जो है सेलेक्ट किए होंगे। तो पहली बात जो है यहाँ पर हमारे पास ये जो है आ जाती है कि जब भी हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे, तो सैंपल जो है हम दो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से जो है क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और जो दोनों पॉपुलेशन है वो क्या होंगे, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे। दूसरी बात हमारे पास क्या बताई गई है, दूसरी बात हमें ये बताई गई है कि द अंडरलाइंग पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम जो पॉपुलेशन, हमारे पास जो दो पॉपुलेशन है, तो ये दोनों पॉपुलेशन ऐसे होंगे कि अगर इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर देखें तो इसकी दोनों की जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, ठीक है। इसमें किसी किस्म का मसला जो है वो नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से तीसरी जो बात है, तीसरी जो एजम्पशन है वो ये है कि होमोजिनिटी ऑफ वेरिएंस मे बी नोन और एज्यूम, ठीक है। हमारे पास दोनों पॉपुलेशन के जो वेरिएंस है, वेरिएंस से मुराद हमारे पास जो डेटा आता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है, या वेरिएंस से मुराद जो मुख्तलिफ डेटा आते हैं, वेरिएंस वेरी से निकला हुआ है। वेरी का मतलब डिफ्रेंशिएट करना, फ़र्क करना। सो दो पॉपुलेशन है, दो पॉपुलेशन के जो वेरिएंस होते हैं, मतलब जो डेटा होती है जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, तो इसके बारे में हमें क्या होगा, पता होगा, और ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। होमोजिनिटी ऑफ वेरिएंस, होमोजिनिटी होमोजिनिटी ऑफ वेरिएंस का एक मतलब ये भी है कि
डेटा तो हमारे पास क्या होंगी, डिफरेंट आएंगी। मतलब जब दो अलग पॉपुलेशन है तो उससे जब हम मीन कैलकुलेशन करेंगे तो डेटा तो अलग आएंगी, लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास कंपैरिजन वाले आलात भी होने चाहिए। ऐसे हम नहीं कर सकते कि हम क्या करें, मिसाल के तौर पर एक फुटबॉल ले ले, ठीक है। एक फुटबॉल ले ले और इसके साथ साथ जो है फुटबॉल को हम अगर गाड़ी के साथ जो है क्या करें, कंपेयर करें, कार के साथ कंपेयर करें, तो इन दोनों का कोई जवाब नहीं बनता कंपैरिजन का। इसके बनिस्बत अगर हम ऐसे करते हैं कि एक जो है हम क्या कर लेते हैं, एक हम होंडा सिविक, अच्छा ये तो दो कंपनी, एक हम होंडा कंपनी की गाड़ी ले ले, ठीक है, और दूसरी जो है हम क्या कहते हैं, कौन सा मॉडल ले लूँ मैं, सुजुकी, दूसरी जो है मैं सुजुकी मॉडल की गाड़ी ले लेता हूँ। तो दोनों की जो नेचर है वो क्या है, सेम है। मतलब दोनों जो है वो गाड़ियाँ हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन क्या है, एक होंडा कंपनी की है और एक सुजुकी की है। तो होमोजेनिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो वेरिएंस होंगे तो वेरिएंस जो है वो हमारे पास सेम होंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब दोनों गाड़ियां हैं लेकिन इसके जो मॉडल है वो चेंज है, तो वो हमारे साथ क्या होंगे, सेम होंगे, और हमें इसके बारे में पता होगा या इसको हम एज्यूम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि अगर आपके पास मतलब वेरिएंस वन से मुराद ये है कि ये आपके पास सैंपल वन का डेटा, सैंपल वन की वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है, और वेरिएंस टू स्क्वायर मतलब ये सैंपल टू की डेटा को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर आपको लिखा गया है कि अगर वेरिएंस वन ऑफ सैंपल वन इज इक्वल टू वेरिएंस टू ऑफ सैंपल टू, तो फिर इस तरह से इन दोनों को अलग लिखने के बजाय हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये वेरिएंस स्क्वायर जो है ये हमारे साथ क्या है, बराबर है किस चीज़ के, वेरिएंस वन स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस टू स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो हम फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं अपने लिए आसानी के लिए। इन पॉइंट्स की समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई? हेलो सर कैसे लिखते हैं दोबारा बताइएगा। यस देखें, सिंपल बातें हैं, ठीक है, सिंपल बातें हैं। होमोजिनिटी का मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वेरिएंस होगी वो क्या होंगी, वो सेम होंगी, ठीक है, दोनों पॉपुलेशन की। जो दो पॉपुलेशन हम लेते हैं ना, जिससे हम अलग अलग सैंपल लेते हैं, एक सैंपल एक पॉपुलेशन से, दूसरे सैंपल दूसरे पॉपुलेशन से। सो कंपैरिजन के लिए मैंने आपको कहा कि कंपैरिजन के लिए हमने ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी जिसको कंपेयर करने का जो जवाब है वो बनता हो। जैसे कि मैंने आप को एग्जाम्पल दिया कि अगर आप फुटबॉल को गाड़ी के साथ कंपेयर करते हैं तो इनका एक दूसरे के साथ कंपैरिजन का कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन अगर इसकी जगह आप एक होंडा मॉडल गाड़ी को लेते हैं और दूसरा सुजुकी मॉडल गाड़ी को लेते हैं, तो दोनों जो है हमारे साथ गाड़ियाँ ही है, ठीक है, दोनों गाड़ियाँ हैं, लेकिन इनके मॉडल जो है ये हमारे साथ क्या है, डिफरेंट है। सो वेरिएंस से मुराद मतलब मॉडल डिफरेंट है लेकिन इनकी जो नेचर है वो क्या है, सेम है, होमोजिनिटी है इनमें, ठीक है। सो होमोजिनिटी जो है ये हमारे पास क्या होगी, सेम होंगी, या अगर हम इसको क्या करेंगे, या तो सेम होंगी हमें पता होगा, या उसको हम खुद ही एज्यूम करेंगे, ठीक है, सपोज करेंगे। सो जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि वेरिएंस वन इज इक्वल टू वेरिएंस टू, वेरिएंस वन जो है जो कि सैंपल वन का है ये बराबर है वेरिएंस टू सैंपल टू के। सो इसकी जगह हम फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेरिएंस स्क्वायर, वेरिएंस स्क्वायर, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बजाय इसके कि हम वेरिएंस वन स्क्वायर लिखते हैं और फिर वेरिएंस टू स्क्वायर लिखते हैं, तो सिंपली इसको आसान बनाते हैं हम इस तरह से, सिर्फ वेरिएंस स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसका ऑटोमेटिकली हमें पता होगा कि ये बराबर है किसके, वेरिएंस वन स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस टू स्क्वायर के। सही है, अब समझ आ गई? अच्छा जी, जी यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ये बताने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि हमारे पास जो डेटा होगी वो डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी। तो
एक सिचुएशन, एक सिनेरियो आपको दी गई है जिसमें कहते हैं कि अ रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड in whether treatment A is better than treatment B for the reduction of size of abscess. For this purpose, he randomly divided patient into two groups and gave treatment A for the first group and treatment B to the second group. The size of the abscess was observed clinically after 1 week of initiation of therapy. इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करें। इस सिनेरियो में कहते हैं कि रिसर्चर जो है वो एक बीमारी पर जो है काम कर रहे हैं, ठीक है, और इस बीमारी के लिए जो है दवा जो है तैयार कर रहे हैं, ठीक है, मौसर दवा तैयार कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, क्योंकि ये रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च करने के लिए ये 2 ग्रुप लेंगे, ठीक है, 2 ग्रुप लेंगे, ठीक है, जिसमें एक ग्रुप को जो है मतलब 2 सैंपल लेंगे जिसमें एक सैंपल को ए मेडिसिन देंगे और दूसरे सैंपल को जो है बी मेडिसिन देंगे। तो अब ये 2 सैंपल है, इसको जो मेडिसिन मिल रही है, ठीक है, इस मेडिसिन का असर जो है बी पर नहीं हो रहा और जो बी को मेडिसिन मिल रहे हैं तो इसका असर जो है ए पर नहीं हो रहा, ए सैंपल पर नहीं हो रहा। तो मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो मेडिसिन दिए जा रहे हैं, मतलब जो ए मेडिसिन है और जो बी मेडिसिन है, ये एक दूसरे से बिल्कुल किसी किस्म का ताल्लुक जो है नहीं लग रहे हैं और एक दूसरे को किसी तरह से भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो मतलब ये है कि ये हमारे पास 2 अलग मेडिसिन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि जो मेडिसिन दिए जा रहे हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ए वाला सैंपल को जो मेडिसिन दिया जा रहा है उसका असर जो है बी वाले सैंपल पर नहीं हो रहा और बी वाले सैंपल को जो मेडिसिन दिए जा रहे हैं उसका असर जो है ए वाले सैंपल पर नहीं हो रहा। तो मतलब ये है कि दोनों जो है एक दूसरे पर किसी किस्म की इफेक्ट्स को जो है काज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मेडिसिन जो है इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपके पास इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप दूसरे एग्जाम्पल को देखें जो कि आपको दिया गया है तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि द सुपरवाइजर ऑफ मेडिकल ward was interested in observing the quality of training of nurses. For that purpose, two nurses are assigned to record the temperature measurement of each patient separately in a group of patients suffering from cellulitis. अब यहाँ पर एक ग्रुप है, ठीक है, एक सैंपल है और 2 नर्सेस को जो है लिया गया है, मतलब एक ए नर्स है और दूसरा जो है बी नर्स है। तो इस सिनेरियो में कहते हैं कि एक सुपरवाइज़र है मेडिकल वार्ड का जो कि ये देखना चाहते हैं कि जो नर्सेस है उनकी जो ट्रेनिंग है वो अच्छी तरीके से जा रही है या नहीं, वो अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं या नहीं। तो इस मकसद के लिए सुपरवाइज़र क्या करते हैं, सुपरवाइज़र इन दोनों मतलब ए नर्स को और बी नर्स को एक टास्क देते हैं। उनको जो है एक वार्ड जो है स्पेसिफाई कर लेते हैं जहाँ पर सेलुलाइटिस के पेशेंट जो है क्या है, मौजूद है। पहले ए वाले नर्स को कहते हैं कि आप जाए और इस सेलुलाइटिस की जो डिपार्टमेंट है इसमें जितने भी पेशेंट है उनकी आप टेम्परेचर मेजर करें, ठीक है, और अपने साथ जो है रिकॉर्ड करें। फिर इसी तरह से बी वाले नर्स को कहते हैं कि फिर आपने जो है जाना है इसी सेम सैंपल की तरफ जाना है, इनसे जो है टेम्परेचर डेटा जो है कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें एक ही सैंपल से अगर एक ही सैंपल को आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपके पास डिफरेंसेस कम होंगी, चांस डिफरेंसेस कम होंगे, उसमें फ़र्क जो है वो कम आएगा डेटा में, क्योंकि जो सैंपल है वो आपके पास एक ही सैंपल है, ठीक है, और एक ही सैंपल को जब आप रिपीट करते हैं तो वो क्या होंगे, उसका डेटा जो है आपके पास वही सेम आएगा। सो मतलब इसका ये है कि हमारे पास ये वाला जो
सिनेरियो है ये हमारे साथ क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों है, डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम एक ही सैंपल पर क्या कर रहे हैं, एक ही सैंपल को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 सैंपल की, तो ये 2 सैंपल की बात यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पर एक ही सैंपल से हम डेटा, दोनों से जो है एक ही सैंपल से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये कौन सा सिनेरियो आएगा, ये डिपेंडेंट आएगा। ठीक है, मतलब जो डेटा इनके पास आएंगे तो वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, सेम होंगी और एक दूसरे पर डिपेंड करेगी, मतलब वो एक दूसरे के साथ उसका बहुत ज़्यादा रिलेशन होगा। तो आपका जो सिनेरियो 2 है इसमें आपके पास डिपेंडेंट आएगा। ठीक है, कि सैंपल जो है ये क्या है, डिपेंडेंट सैंपल है। समझ आ गई इसकी? हेलो, यस सर, समझ आ गई है। काइंडली रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मैं जो है वो मुझे कंफर्म होता जाए तो फिर मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, हाजरा कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए, सबसे पहले समझने के लिए आपको सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना होगा। सिनेरियो में क्या कहते हैं, सिनेरियो में कहते हैं कि एक मेडिकल वार्ड के सुपरवाइज़र है और वो ये देखना चाहते हैं कि जो ट्रेनी नर्सेज है आया इनको अच्छी तरीके से ट्रेन किया गया है या नहीं, इनकी जो ट्रेनिंग है उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। तो इस क्वालिटी को जानने के लिए वो क्या करती है, वो इन ट्रेनी नर्सेज में से 2 नर्सेज को सेलेक्ट करती है। एक का नाम मिसाल के तौर पर ए है और दूसरे का नाम मिसाल के तौर पर बी है। ठीक है, अब ये ए वाला ये एक नर्स है, बी वाला दूसरा नर्स है। दोनों को जो है सेम टास्क दिया गया है। दोनों को जो है इस सुपरवाइजर ने कहा है कि आपने सेलुलाइटिस के डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं उनसे जो है 1 बाय 1 आप लोगों ने टेम्परेचर उनकी जो है आप लोगों ने मेजर करनी है, डेटा कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो है मिसाल के तौर पर ए वाला नर्स जो है वो चला जाता है सेलुलाइटिस के डिपार्टमेंट में, मतलब एक ही सैंपल है, वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, सेलुलाइटिस के डिपार्टमेंट में, और वहाँ पर जितने भी पेशेंट मौजूद होते हैं उनसे टेम्परेचर रिकॉर्ड करके अपने पास डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर जब इनकी बारी ख़त्म हो जाती है, फिर बी नर्स जो है वो उसी सेम ग्रुप की तरफ जाती है, उसी सेम सैंपल की तरफ जाती है और उसी सेम सैंपल से डेटा कलेक्ट करती है। तो ए वाले ने जो डेटा कलेक्ट किया होता है, बी वाला भी वही डेटा कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, तो मतलब दोनों के पास जो डेटा होती है वो सेम आ जाती है, मतलब एक जैसे डेटा आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सैंपल भी आपके पास एक है। ठीक है, तो मतलब यह है कि कंपैरिजन के लिए अब आपके पास कोई दूसरी चीज़ नहीं है। ठीक है, जिसके साथ आप एक इस सैंपल को क्या करें, कंपेयर करें। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, वो डिपेंडेंट डेटा आएगा। क्योंकि डिपेंडेंट डेटा इसलिए आएगा क्योंकि हम यहाँ पर एक ही सैंपल से बार बार डेटा ले रहे हैं, एक ही सैंपल को हम क्या कर रहे हैं, उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और अपने प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो डेटा आएगा वो डिपेंडेंट डेटा आएगा, मतलब सैंपल जो है वो डिपेंडेंट सैंपल होगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास, हाँ ना, तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना, यही मैं कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट ये नहीं है क्योंकि ये एक ही सैंपल है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो मतलब आप जहाँ से डेटा ले रहे हैं, मतलब अगर आपके पास 2 ग्रुप थे, एक ये वाला सैंपल था और एक दूसरा ये वाला सैंपल होता, तो फिर आपका जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट आ सकता था। जी जी, क्वेश्चन करें, पूछे। सर मैं ये कह रही हूँ हम्म, जो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में भी बात होती है इंडिपेंडेंट की, उसका मतलब होता है कि वो एक ही है, वो अपने ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। अगर वो एक ही सैंपल है और वो उसी में मतलब उसका डाटा सेम आ रहा है और उसको ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो डिपेंडेंट है। वो इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होगा? मेरे ख्याल में तो उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। यहाँ पे उल्टा होता है क्या? देखिए, हम वोकेबलरी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले यूनिट में हमने एक सैंपल को क्या किया था, एक सैंपल की टी टेस्टिंग हमने की थी। यहाँ पर अब हम 2
सैंपल की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन से 2 सैंपल? वो सैंपल जो कि इंडिपेंडेंट हो, मतलब जो जिसका एक दूसरे पर कोई असर रसूख ना हो। तो यहाँ पर हमें जो सिनेरियो दिए गए हैं, तो ये किस मकसद के लिए दिए गए हैं? यहाँ पर देखें, इज दिस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सैंपल सिचुएशन। यहाँ पर आपको जो सिचुएशन दिए गए हैं, तो ये आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि जो सिचुएशन दिए गए हैं, आया ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो रिसर्चर वाला है, जिसमें क्या हो रहा है, 2 सैंपल है, ठीक है, और दोनों सैंपल को अलग अलग किस्म के ड्रग्स दिए जा रहे हैं उसके इफेक्ट्स को मालूम करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास इंडिपेंडेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ए ड्रग्स का इफेक्ट जो है बी सैंपल पर नहीं हो रहा, और बी ड्रग के जो इफेक्ट है वो ए सैंपल पर नहीं हो रहे। तो मतलब ये है कि ए के जो इफेक्ट है ये मुख्तलिफ होंगे बी से, और बी ड्रग के जो इफेक्ट है ये मुख्तलिफ होंगे ए ड्रग के बनिस्बत। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सिचुएशन आएंगी, इंडिपेंडेंट सैंपल आएगी। फिर इसी तरह से जो दूसरा सिचुएशन आपको दिया गया है, तो इसमें सेम ग्रुप है, इसमें जो है 2 नर्सेज है, ठीक है, 2 नर्सेज है, एक ए है और दूसरी बी है। ए वाली नर्स क्या करती है, ए वाली नर्स जो है एक ही सैंपल की तरफ जाती है, वहाँ से डेटा कलेक्ट करती है। फिर दूसरी जो बी सैंपल दूसरी जो बी नर्स है, तो बी नर्स जो है वो भी वही सैंपल से क्या करती है, डेटा कलेक्ट करती है। तो एक ही सैंपल है, एक ही सैंपल से जब डेटा कलेक्ट करेंगे दोनों, तो मतलब ये है कि दोनों का सेम सेम आएगा, एक दूसरे के साथ इसका रिलेशन होगा। तो इस वजह से इसको फिर हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट कहेंगे, ठीक है। अब समझ आ गई? अच्छा जी, खैर ये समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी। थोड़ा इसको दूसरे तीसरे सैंपल को हम देखते हैं। कहते हैं कि द रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन द इफेक्टिवनेस ऑफ पार्टिकुलर डाइट यूज बाय अ स्लिमिंग सेंटर। स्लिमिंग सेंटर से मुराद ये है कि जो जिम वगैरह है जहाँ पर बॉडी बनाई जाती है। फॉर दैट पर्पस वेट ऑफ द क्लाइंट बिफोर एंड आफ्टर द यूज ऑफ द डाइट वाज ऑब्जर्व। कहते हैं कि एक रिसर्चर है, वो जानना चाहते हैं कि जो जिम के लिए लोग जाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ जाने के वहाँ जब वो जाते हैं तो उनको ख़ास तरह की डाइट दी जाती है, ख़ास तरह की खुराक दी जाती है, ठीक है। तो इस खुराक के जो असरात होते हैं वो क्या होते हैं इन बॉडी बिल्डर्स पर। सो इस मकसद के लिए वो क्या करते हैं, इस मकसद के लिए वो एक बंदे को लेते हैं, एक सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उनकी जिम से पहले जो है उनकी क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, उनका वज़न जो है चेक कर लेते हैं, और वज़न चेक करने के बाद फिर उनको जो है जिम के लिए जो है उनको रवाना कर देते हैं। जिम जाने के बाद वहाँ जिम में इनको जो है ख़ास तरह की डाइट दी जाती है, ठीक है। और डाइट देने के बाद उनकी जो है मतलब कुछ दिनों बाद फिर उनकी दोबारा से वेट क्या की जाती है, चेक की जाती है, ठीक है, चेक की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें, बंदा जो है ये हमारे साथ वही है, ठीक है। बंदा जो है चेंज नहीं हुआ है, बंदा वही है, सिर्फ जो डाइट है, उनकी जो डाइट है जो कि जिम के दौरान उनको दी जा रही थी, तो उस डाइट में कोई ख़ास बात होगी या कोई उसमें जो है जादू वगैरह होगा, जिसकी वजह से जो बंदे की वेट है उसमें या इजाफा आएगा या उसमें कमी आएगी। तो मतलब मेरा ये है कि बंदा जो है आपके पास क्या है, बंदा आपके पास वही है, लेकिन जो डाइट है उसमें जो है क्या कर रही है, डाइट के इफ़ेक्ट जो है उसको मालूम किए जा रहे हैं। तो इसमें भी हमारे पास सिचुएशन जो है ये ऊपर वाले सिचुएशन की तरह ही है। एक ही बंदा है, ठीक है, जिसको डाइट दी जा रही है और डाइट देने के बाद उनकी दोबारा वेट चेक की जा रही है। तो मतलब ये है कि इस डाइट का और इस बंदे का जो है क्या है, रिलेशन है, एक दूसरे पर जो है ये असर कर रही है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इस वजह से ये दूसरा सिनेरियो भी हमारे पास क्या आएगा, डिपेंडेंट आएगा। ये भी डिपेंडेंट सैंपल में हमारे पास क्या होगा, इंक्लूड होगा। सही है।
जी सर। देखिए, ये सिनेरियो जो है सिर्फ़ आपको जस्ट बताने के लिए है। असल चीज़ें जो है अभी जो हम डिस्कस करेंगे असल चीज़ें वो है, ठीक है? सिर्फ़ मैं आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में बताना चाहता था। अब यहाँ पर एक दूसरी सिचुएशन चौथी सिचुएशन आई है जिसमें कहते हैं कि अ रिसर्चर वाज़ अच्छा जी इस स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं, मैं सिर्फ सिनेरियो का जो खुलासा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक रिसर्चर है वो ये जानना चाहते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, ठीक है? तो 2 तरह की प्रेग्नेंट वुमेन हैं, मतलब उन्होंने 2 सैंपल लिए हैं, ठीक है? 2 सैंपल लिए हैं और दोनों सैंपल जो है ये क्या है प्रेग्नेंट वुमेन पर मुश्तमिल है, ठीक है? प्रेग्नेंट वुमेन पर मुश्तमिल है। ये ए ग्रुप सैंपल है और ये बी ग्रुप सैंपल है। जो ए ग्रुप सैंपल है ये स्मोकिंग नहीं करते और जो बी ग्रुप सैंपल है ये क्या करते हैं स्मोकिंग करते हैं, जिसको मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो इस सिनेरियो में कहते हैं कि जो स्मोकिंग करने वाले प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं जब उनका बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे की पैदाइश के बाद उनकी जो ब्रेस्ट मिल्क वॉल्यूम होती है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है? जबकि जो नॉन स्मोकर होते हैं, जो नॉन स्मोकर वुमेन होते हैं, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जो ब्रेस्ट मिल्क वॉल्यूम होती है उसमें कमी नहीं आती, वो उसी तरह से होती है, ठीक है? सो according to his claim non-smoker mother had significant greater breast milk volume than did smokers। हाँ जी, ये इंडिपेंडेंट ही होगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन आपके पास वाज़ेह है। एक स्मोकर है और एक नॉन स्मोकर है। सो स्मोकिंग करने वाले जो लोग होंगे वो कैसे हेल्दी रह सकते हैं? ज़ाहिर बात है स्मोकिंग के जो बैड इफ़ेक्ट होंगे उन पर पड़ेंगे और जो नॉन स्मोकर होते हैं तो वो बिल्कुल उसी तरह से हेल्दी रहते हैं। तो ये दोनों आपके पास बिल्कुल अलग सिनेरियो है, ठीक है? 2 ग्रुप है ऑलरेडी तो दोनों ग्रुप को आप एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो है 2 सैंपल है, ठीक है? जिसमें एक सैंपल ए जो है ये हमारे पास हेल्दी वुमेन है जो कि स्मोकिंग नहीं करती और जो बी सैंपल है, ठीक है? ये स्मोकर वाला है। तो स्मोकिंग वुमेन जब उनके बच्चे पैदा होंगे तो स्मोकिंग की वजह से उनकी ब्रेस्ट जो मिल्क वॉल्यूम है उसमें कमी आएँगी। जबकि वो वुमेन जो कि स्मोकिंग नहीं करती तो ज़ाहिर बात है उनकी जो ब्रेस्ट मिल्क वॉल्यूम है, उनके ब्रेस्ट में जो मिल्क की वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन है वो उसी तरह से रहेंगी, वो इफ़ेक्ट नहीं होंगी। तो मतलब ये है कि ये 2 सैंपल है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ कंडीशन है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट सैंपल कहलाएँगे। अब समझ आ गई इसकी? जी सर। अच्छा जी, मेरे ख़्याल में सारे स्टूडेंट सो रहे हैं, ठीक है? इस वजह से रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा। असल चीज़ अब यहाँ पर शुरू हो रही है तो इसलिए इसको गौर से सुने। अगर इसको आपने गौर से नहीं सुना तो आपके जो 30 मिनट्स आप लोगों ने अभी क्लास लिया है तो इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। तो मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ठीक है? क्या होती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है बेसिकली हमारे पास इसके 2 एंड होते हैं, मतलब 2 क्रिटिकल रीजन होते हैं, ठीक है? 2 क्रिटिकल रीजन होते हैं। इसी तरह से सॉरी इसी तरह से हमारे पास लोअर टेल होता है और अपर टेल होता है। लोअर टेल से मुराद ये है कि अगर डेटा जो है हमारे साथ लेफ़्ट साइड की तरफ आ रही है तो इसको हम लोअर टेल कहेंगे। अगर राइट साइड की तरफ जा रही है मतलब आगे की तरफ जा रही है तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? अपर टेल कहेंगे। सो लोअर टेल में आपके पास 2 सिचुएशन होते हैं, ठीक है? लोअर टेल में आपके पास क्या होती है? 2 सिचुएशन होते हैं। अब उन 2 सिचुएशन को आप लोगों ने क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। देखिए, मैं डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि पानी की तरह आप स्टूडेंट्स को आसान हो जाए। यहाँ पर अगर आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखें तो लोअर टेल में मिसाल के तौर पर लोअर टेल में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जिसमें कहते हैं कि जो सैंपल मीन है M1 रिप्रेजेंट
sample 1 and m2 represent sample 2, ठीक है. So mu1 is smaller than mu2, mu1 is smaller than mu2, जबकि इसका जो नल हाइपोथेसिस होगा वो इसके अपोजिट होगा. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमने ये बात की कि सैंपल 1 की जो मीन है वो सैंपल 2 की मीन से क्या होगी, कम होंगी. इसके अपोजिट हमारे पास नल हाइपोथेसिस आएगा. नल हाइपोथेसिस में सर हम इसको एच ए से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए था, इन लोगों ने H1 से क्यों किया है? तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, बिल्कुल इसको आप एच ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको आप एच ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको रिसर्चर हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है. रिसर्चर हाइपोथेसिस मतलब जो ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है उनकी अपनी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं. सो इसको आप H1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, HA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है. सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपको कहते हैं कि जो सैंपल 1 की जो मीन है वो कम होंगी सैंपल 2 के मीन से. इसके नल हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, इसका नल हाइपोथेसिस ऐसे बनेगा कि जो सैंपल 1 की मीन है वो या तो इक्वल होंगी सैंपल 2 के मीन के, या सैंपल 2 के मीन से क्या होगी, ज़्यादा होंगी. तो आप देख सकते हैं ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नल हाइपोथेसिस है. अब अगर आपके पास वैल्यू आती है, ठीक है, अगर आपके पास वैल्यू आती है, मिसाल के तौर पर आपके पास वैल्यू आती है लोअर टेल की, ये स्टेटमेंट है. तो मतलब ये है कि हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे, इस साइड की तरफ हम जाएंगे, ठीक है. सो अगर आपके पास मिसाल के तौर पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो वैल्यू है वो ये है, मिसाल के तौर पर -2 है, ठीक है, और आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ये आ जाए, मतलब क्रिटिकल रीजन को क्रॉस कर ले और वो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाए, मतलब -1 आ जाए. तो इसका मतलब ये है कि आपने जो बात की थी कि जो सैंपल 1 मीन है वो स्मॉलर है सैंपल 2 के मीन से, और नल हाइपोथेसिस ने जो बात की थी कि नहीं, सैंपल 1 की मीन जो है ये या तो सैंपल 2 के मीन के बराबर होंगी या उससे ज़्यादा होंगी. जब हमने नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया वो नल हाइपोथेसिस से कम आई, मतलब नल हाइपोथेसिस की बात जो है वो गलत साबित हो गई. तो इस वजह से हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और ये हमारे साथ लोअर टेल होगी, ठीक है. ये एक सिचुएशन हो गई. अब दूसरी सिचुएशन की तरफ जाते हैं. दूसरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. दूसरी सिचुएशन जो है ये हमारे साथ अपर टेल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, अपर टेल के बारे में बात हो रही है. अपर टेल में कहते हैं कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसमें कहते हैं कि जो मीन ऑफ सैंपल 1 की जो मीन है ये ज़्यादा होगी सैंपल 2 के मीन से, ठीक है. इसके अपोजिट हमारे पास नल हाइपोथेसिस आएगी जिसमें कहते हैं कि नहीं, सैंपल 1 की मीन जो है ये कम होंगी सैंपल 2 के मीन से, या सैंपल 2 के मीन के बराबर होंगी. तो अब ये अपर टेल टेस्ट है, ठीक है. तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि हमारे पास जो डेटा आएगा वो किस साइड पर आएगी, वो राइट साइड पर आएंगी, ठीक है. सो अगर आपके पास जो नल हाइपोथेसिस है वो आपको ये कहती है कि जो सैंपल 1 की मीन है वो क्या है, कम आएंगी सैंपल 2 के मीन से, तो मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा है वो मिसाल के तौर पर 2 है, ठीक है. और जब हम इस नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं. तो रिसर्च करने के बाद हमें पता चलता है कि नल हाइपोथेसिस में जो बात की गई थी कि सैंपल 1 की मीन ये ज़्यादा है सैंपल 2 से, तो हकीकत में बिल्कुल इसी तरह से हो गया. हमारे पास डेटा जो है वो 4 आ गया है. तो 4 जो है ये 2 से ज़्यादा है और इसी तरह से इस पॉइंट पर ये 4 की वैल्यू जो है आई है, मतलब क्रिटिकल रीजन को इसने क्रॉस किया हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है. हम नल हाइपोथेसिस की बात को गलत साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, हमारी बात जो है ये सही साबित हो जाती है. इसी तरह से फिर आपके पास जो तीसरी सिचुएशन आती है वो क्या है, वो टू टेल टेस्ट की आती है. टू टेल टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि हमारे साथ नॉन डायरेक्शनल होता है. वन टेल टेस्ट
चाहे लोअर टेल टेस्ट हो या अपर टेल टेस्ट हो, ये हमारे पास डायरेक्शनल होते हैं, जबकि टू टेल टेस्ट ये आपके पास नॉन डायरेक्शनल होता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों साइड पर बिल्कुल आप टिक करिए, दोनों साइड पर हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आते हैं। इसकी अगर हम नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की को देखें, तो इसमें कहते हैं कि जो सैंपल 1 की मीन है ये इक्वल नहीं है सैंपल 2 के मीन के, ठीक है। जबकि इसकी नल हाइपोथेसिस ये होंगी कि सैंपल 1 की मीन बराबर है सैंपल 2 के। सो जब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगे, ठीक है, तो अगर अपर टेल में हमारे पास वैल्यू आती है तो उसको जो है रिजेक्शन, जो क्रिटिकल या रिजेक्शन एरिया है, इसको क्रॉस करना होगा। और अगर लोअर टेल में जो वैल्यूज़ आते हैं तो उसको फिर जो क्रिटिकल रीजन है उसको क्रॉस करना होगा, ठीक है। तो अगर उसको क्रॉस करते हैं तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होंगी। अगर फिर और अगर डेटा जो है इस एरिया में आती है, ठीक है, तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे, मतलब नल हाइपोथेसिस की बात सच साबित हो जाएगी। अच्छा जी, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि स्टार्ट में भी मैंने आपको ये बताया था कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, इन एक्सप्रेशन का मतलब आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। इन एक्सप्रेशन के बारे में आप लोगों को हर्फ ब हर्फ समझ आनी चाहिए। एमसीक्यूज में यही इन्हीं इन्हीं एक्सप्रेशन में जो है आपसे मतलब आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया होगा और आपसे पूछेंगे कि इसका मतलब आप हमें बताएं और ये भी बताएं कि ये अपर टेल है या लोअर टेल है, ठीक है। अपर टेल है या लोअर टेल है। इसी तरह से या अपर टेल या लोअर टेल आपको दिया गया होगा और आपको कहेंगे कि लोअर टेल की एक्सप्रेशन हमें बताए जिसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सच साबित हुई हो और नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हुई हो। तो सिंपल चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, इस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस से ही इन चीज़ों को आप लोग सीख सकते हैं। सही है।